आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है धात्विक और अधात्विक लक्षण, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आपकी पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो मेटल होगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो नॉन मेटल होगा, आपको ये पता होता है। यहाँ पर आपको ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दी गई है या कहीं पर भी आप अगर पीरियोडिक टेबल को देंगे तो आपको ये इस तरह से एक जिगजैग लाइन, देखिए जिगजैग लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन आपको दिखाई देगी। ये लाइन क्या होती है? ये लाइन मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच की बाउंड्री लाइन होती है। यानी कि ये सारे जो आप वाइट कलर से यहाँ देख रहे हैं ये सब आपके मेटल होते हैं। जो लाइट डार्क कलर से आप देख रहे हैं ये आपके नॉन मेटल हैं सारे, और जो डार्क कलर से आप देख रहे हैं ये आते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच की कैटेगरी, यानी कि धातु हैं, अधातुएं हैं। और ये जो होते हैं ये धातु और अधातुओं के बीच की जो कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं मेटलॉइड, उभय धातुएं कह सकते हैं आप इन्हें। जो मेटलॉइड होते हैं उनके जो करेक्टर होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल को देख करके हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं तरफ बढ़ना चालू करते हैं, वैसे वैसे ये जो मेटेलिक करेक्टर है, धात्विक गुण है, ये गायब होने लगता है और इसकी जगह अधात्विक करेक्टर जो नॉन मेटेलिक करेक्टर, अधात्विक गुण जो है वो सामने आने लगता है। तो देखिए कैसे यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हाँ, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ा भी हुआ था कि ये एक दोष है हमारी आवर्त सारणी का, हमारी पीरियोडिक टेबल का, कि हम हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। हाइड्रोजन के जो करेक्टर हैं वो दोनों के जैसे होते हैं। इसे कहाँ होना चाहिए? यहाँ 7th ग्रुप में भी हो सकता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये दोनों की तरह शो करता है, पहले ग्रुप की भी तरह और 7वें ग्रुप की भी तरह। 7वें ग्रुप में रखा क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी वजह से इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट क्या बोले, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो जाता कहाँ है? 1s1 में, यानी कि एस ब्लॉक के तत्वों से ये मैटर करता है। तो इस तरह से ये हमारी पीरियोडिक टेबल मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बीच में कैटेगराइज होती है। तो अब बात आती है कि हम कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ें, हम कैसे ये पता लगाएं कि हमारा जो मेटेलिक करेक्टर है वो कौन ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर शो करेगा, कौन ज़्यादा धात्विक होगा, कौन ज़्यादा अधात्विक होगा या नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करेगा। तो इसके लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं कि एक्चुअली में ये मेटेलिक करेक्टर होता क्या है और किस बात पर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटेलिक करेक्टर एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, दैट इज धात्विक गुण एंड अधात्विक गुण। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेटल और नॉन मेटल का। कहते हैं कि मेटल उन तत्वों को कहा जाता है, यानी उन एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। वे सारे तत्व जिनके पास इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता होती है वो क्या होते हैं? धातु होते हैं, यानी कि मेटल होते हैं और धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, मेटेलिक करेक्टर शो करते हैं। तो अब आपको आपकी पीरियोडिक टेबल में पता है कि किन किन के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी होती है और किन के पास इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। किसी भी वर्ग में, जब आप किसी वर्ग में यानी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको वो डायग्राम याद होगा जिसमें मैंने वर्ग, जैसे फर्स्ट ग्रुप आपने लिया तो इसमें जो पहला आवर्त था उसमें सिर्फ मैंने एक कोश बनाया था, दूसरे आवर्त में मैंने 2 कोश बनाए थे, तीसरे आवर्त में मैंने 3 कोश बनाए थे। इस तरह से जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपके कोशों की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जो बीच में नाभिक होता है उससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा हमारा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो जितना ज़्यादा दूर जाएगा, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होता जाता है। किसी भी तत्व से आप उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था हमेशा कहाँ से निकाला जाता है? बाह्यतम कोश से, बाहर से निकालेंगे। कोई भी अगर आकर अटैक करता है तो कहाँ से अटैक करता है? बाहर से अटैक करता है करके। तो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाह्यतम कोश से ही निकलना स्टार्ट होते हैं। तो जो बाह्यतम कोश, जो आउटर मोस्ट शेल नाभिक से, न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगी, न्यूक्लियस का जो प्रभावी बल होता है, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव फोर्स होती है उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, वो उतनी ही
ज़्यादा होती है, जितना पास होगा उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा दूर होगा आउटर मोस्ट शेल, वो जो बल है वो उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम आने पर जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ये टेंडेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अब आप किसी भी ग्रुप को आप लर्न कर लीजिए कि हाँ ये ग्रुप है, इसमें ये एलिमेंट आते हैं, तो जितने भी एलिमेंट ऊपर प्रेजेंट होंगे वो अपने से नीचे वालों से कम धात्विक यानी कि कम मेटेलिक होंगे। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है और अधात्विक लक्षण घटता है। तो आप जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। रीजन सिंपल है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी कि धातु उन तत्वों को कहते हैं जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती जाती है, इस वजह से उनका जो धात्विक गुण होता है वो बढ़ता जाता है। ये तो हो गया मेटेलिक कैरेक्टर। तो अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका ठीक उल्टा। तो चलिए अब देख लेते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटल यानी अधातुएं, वे उन तत्वों को कहा जाता है, अधातु उन तत्वों को कहते हैं, नॉन मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। मेटल कौन थे, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते थे, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते थे। वैसे ही जो नॉन मेटल होती हैं, जो अधातुएं होती हैं, ये वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। ये इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, जबकि धातुएं क्या होती थी, जो इलेक्ट्रॉन दे करके अपना अष्टक, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती थी। तो अब होगा क्या कि जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, आपने तो पढ़ लिया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की, यानी कि आवर्त की। आवर्त में क्या होता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, आपको पता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो आपका सेम पीरियड होता है, जैसे हम यहाँ पर तीसरे आवर्त की बात करें, पहले वर्ग के केस में, पहले ग्रुप के केस में यहाँ आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही जब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थर्ड पीरियड के केस में और दूसरे वर्ग के केस में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम ग्रुप, सेम पीरियड में, उसी आवर्त में, समान आवर्त में बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो अपने अष्टक को पूर्ण करने के करीब पहुंचता जाता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यानी कि सारा खेल यहाँ पर 2 ही 3 चीज़ों का है कि शेल जो है, जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक से कितनी दूर पर है, वो अष्टक पूर्ण, जो हमारा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसे अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, वो इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन ले करके। अगर दे करके कर सकता है तो क्या है, अच्छा मेटल होगा, अच्छी धातु होगी। अगर लेकर के पूरा कर सकता है तो अच्छी अधातु होगी, अच्छा नॉन मेटल होगा। तो आप किसी पीरियड में, किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो लेने की, इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूर्ण करने की क्षमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न कि जब आप सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते जाते हैं, बाह्यतम कोश में, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन उस आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है वो न्यूक्लियस से सभी केस में सेम रहने वाली। क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड में जो आपके कोश होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी, 3। तो यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो भी तीसरे कोश में पाया जा रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे ही कोश में पाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी तीसरे कोश में ही उपस्थित होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोटॉन तो बढ़ेंगे, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है बाएं से दाएं तरफ जाने पर, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धन और ऋण, ये दोनों जब बढ़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो साइज क्या होगा, छोटा, और साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती जाएगी, देने की क्षमता कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, नाभिक के पास। इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, आपके न्यूक्लियस के पास आ गया, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को और टाइटली और फर्मली और कठोरता से पकड़ लेता है ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन ना निकाला जा सके। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन देने का जो गुण है वो कम होता जा रहा है,
और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती जा रही है। द टेंडेंसी ऑफ accepting the electron is increases on moving from left to right in a period. That's why जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और मेटेलिक करेक्टर घटता है। इसीलिए आपने जब अभी पीरियोडिक टेबल देखी थी तो उसमें लेफ्ट साइड में सारे मेटल थे, सारे धातुएं थी, और राइट साइड में सारे नॉन मेटल थे। क्यों? क्योंकि उनका जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया कि एक ऐसी लाइन मिली जहां पर मेटल और नॉन मेटल दोनों के करेक्टर सेम थे, तो उस लाइन को हमने नाम दे दिया मेटलॉइड, यानी उभय धातु हैं, और उसके बाद से हमारे नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है और अधात्विक लक्षण बढ़ता है। अब इस बात को, ये जो आपने मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर को टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाने का जो ये बात आपने पढ़ी, उसको अगर आप इस ग्राफ से समझें तो यहाँ देखिए हमने थर्ड पीरियड और वर्ग 14 14वें वर्ग की बात करी है। तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो देखिए सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, और SI उप धातु है आपकी, SI जिसे सिलिकॉन कहते हैं, ये एक उप धातु है। तो धात्विक करेक्टर धीरे 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 कम हुआ और अधात्विक करेक्टर बढ़ा। इस पॉइंट पर आकर ये क्या है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, इसमें धातु की भी प्रॉपर्टी है, धातु की भी प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट जो होगा इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अधातु में यानी कि नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं। तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हो गए। और ऊपर से नीचे आइए, यहाँ पर कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन के ठीक नीचे भाई ये इस तरह से चल रहा है ना, इधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो ऐसे डायगोनली जब आते हैं तो कार्बन तो एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए, ये आ गए मेटेलॉइड की कैटेगरी में। रीजन सेम है, नीचे जाने पर क्या होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है, जो अधात्विक गुण है वो घटता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये अधातु था लेकिन इतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक नहीं था। और वैसे भी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास टेंडेंसी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी इसे हमने क्या कर रखा है, नॉन मेटल की कैटेगरी में, नॉन मेटेलिक की कैटेगरी में रखा है। क्योंकि हमसे अगर कोई ऑप्शन पूछे कि आप देना चाहेंगे कि लेना, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम लेना प्रेफर करेंगे, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात जब आती तो हम तो ये प्रेफर करेंगे कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो ऑक्टेट पूरा करें हम। इस वजह से ही कार्बन को क्या रखा गया है, हमने नॉन मेटल की कैटेगरी में डाला है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा प्रबल अधातु नहीं होता है। लेकिन इसके ठीक नीचे, इसी वजह से इसके ठीक नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले तो उपधातु की कैटेगरी में आते हैं, उसके बाद फिर वो क्या बन जाते हैं, धातु में बन जाते हैं। ठीक, तो आप ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो देखिए इसमें दोनों बात आ गई, आप नीचे जा रहे हैं, धात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अधातु से ये क्या बना, उपधातु, और उपधातु से धातुओं का ग्रुप बन गया, यानी कि नॉन मेटल से मेटलॉइड और फिर मेटल का ग्रुप बन गया। जबकि पीरियड्स में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो देखिए धातुएं धातुएं धातुएं, मेटल्स हैं सारे, फिर मेटलॉइड आया और फिर क्या आ गई, अधातुएं आ गई। तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में आपका पैटर्न चलता है। अब इस पर क्या रिजल्ट निकलता है, जितनी भी हेलोजन होंगे आपके, जो हेलोजन्स का मतलब हो गया आपका जो 17th ग्रुप है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो उत्कृष्ट गैस हैं, जो नोबल गैसेज हैं आपकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर S, D व F ब्लॉक के सभी मेटल क्या होते हैं, धातु होते हैं। सभी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, यानी कि सभी तत्व धातु होते हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। आप जब पी ब्लॉक देखोगे जाकर तो वहां पर आपको नॉन मेटल्स ज़्यादा मिलेंगे, एक लाइन आपको मेटलॉइड्स की मिलेगी और उसमें कुछ मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेड वगैरह हैं और टिन है, लेड है, ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये मेटल होते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों में तीनों प्रकार के आ जाते हैं, मेटल भी आ जाते हैं, नॉन मेटल भी आ जाते हैं और मेटलॉइड भी आ जाते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें इस करेक्टर से मिलते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर आपको मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। अब नाउ यू आर इन 11th क्लास, तो आपको धातु अधातुओं में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपको लर्न होगा।
क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपचायक और ऑक्सीकारक गुण, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। आपके पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी प्रकृति के अनुसार ये क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होंगे, प्रबल ऑक्सीकारक होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो अगर आपको ये पता हो कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं, तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ये दो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जिसमें ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाने पर ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए तो भी हम ऑक्सीडेशन मानते हैं। इसी का उल्टा, अगर किसी कंपाउंड, किसी यौगिक में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसका अपचयन हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, या किसी से ऑक्सीजन निकल जाए किसी यौगिक से तो भी हम उसमें क्या मानते हैं कि उसका अपचयन हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। ये कुछ हमारी ओल्ड डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि जब किसी तत्व की वजह से, किसी परमाणु, किसी मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी अणु की वजह से, किसी भी परमाणु की वजह से, किसी एटम या मॉलिक्यूल की वजह से किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी कि दो लोग हैं, उन्होंने आपस में रिएक्शन करी तो एक एटम की वजह से दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं उसका रिडक्शन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन घट जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कम हो जाए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसका ऑक्सीडेशन यानी कि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। चलिए समझ लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर इन्होंने अपचायक और ऑक्सीकारक गुण में सबसे पहले अपचायक यानी कि जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक हमारा एलिमेंट है, अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन देने का करेक्टर किस में होता है? मेटल का होता है। तो एक मेटल है, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो अपचायक होगा वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये मेटल है, ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और इसकी वजह से दूसरे का क्या होगा? जिसको ये इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्या होगा? उसका हो जाएगा अपचयन। इसलिए ये अपचायक है। बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको कॉपी में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण। ए आपका एक मेटल, आपका कोई धातु हो सकती है, कोई भी आपका तत्व हो सकता है, कोई भी परमाणु, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से बी आपका दूसरा कोई यौगिक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी ऑक्सीडेशन की, कि अगर कोई कंपाउंड ए है, फॉर सपोज, इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए? जुड़ जाए। ए में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ए क्या देगा? सी दे रहा है, ए से कंपाउंड बन गया सी। तो हम कहेंगे ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। या फिर दूसरा कि ए से हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, तो भी हम क्या कहेंगे? ए का क्या हो गया? सी में ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। और बी का रिडक्शन कब होगा? जब बी में क्या हो जाएगा? बी में से ऑक्सीजन निकल जाए। तो बी की ऑक्सीजन निकल के कहाँ जुड़ी होगी? ए में जुड़ी होगी, तभी तो ए का ऑक्सीडेशन हुआ और बी का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो बी में से ऑक्सीजन निकल जाए या फिर बी में हाइड्रोजन जुड़ जाए। अब बी में हाइड्रोजन जुड़ेगी कहाँ से? वो कौन जोड़ेगा? ए जोड़ेगा। तो इसकी वजह से बी का क्या होगा? रिडक्शन। किसमें? डी में, यानी कि अपचयन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। ए का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से? बी की वजह से। बी का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से? ए की वजह से। ये सी और डी, इनसे हमें मतलब नहीं है, जो मेन फंक्शन है वो ए और बी का है, क्योंकि ये तो हमारे प्रोडक्ट हैं, तो हमें उत्पाद मिला है, इनके बीच तो कोई अभिक्रिया हुई नहीं है। ये तो ऑक्सीकरण होने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद का प्रोडक्ट है, और ये रिडक्शन के बाद यानी अपचयन के बाद का हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो हमें मतलब किससे होता है? ए और बी से। हमसे जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो किसका हुआ? तो चेंज किस में आया है? ए में आया है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? ए का हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ए का हुआ। ए का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ?
ए का ऑक्सीडेशन हुआ है बी की वजह से, तो जिसकी वजह से कोई काम होता है वही होता है उसका कारक। तो ए के लिए ऑक्सी कारक का काम कौन करेगा? बी। तो इसीलिए देखिए मैंने बी को यहाँ पर क्या लिखा है? ऑक्सी कारक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सी कारक उस यौगिक को कहते हैं जिसकी वजह से किसी में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब ए का तो ऑक्सीकरण कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी की बात करते हैं। बी में क्या हो रहा है? बी में हो रहा है अपचयन यानी कि रिडक्शन। बी दे रहा है, डी उत्पाद दे रहा है, तो हमें डी से मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि अपचयन किसका हुआ। बी का अपचयन हुआ, बी का रिडक्शन हुआ, किसकी वजह से हुआ? बी का अपचयन हुआ है ए की वजह से। तो यहां पर इसके अपचयन का कारक कौन है? इसके रिडक्शन का एजेंट कौन है? ए है। तो ए किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक की तरह बिहेव करेगा। और इस तरह की अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं। और क्या समझने वाली बात है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, वो खुद किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करके ही उसने खुद का क्या किया है? ऑक्सीडेशन किया। और ठीक इसका उल्टा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है, वो कब हो रहा है? जब वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो वो खुद दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तभी तो खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो इसका अपचयन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? ए की वजह से हुआ है। तो ए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और इसने ए का किया है, ऑक्सीडेशन किया है, तो बी यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फिनोमेना है रिवर्स में चलता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ए खुद क्या होगा? अपचायक कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और बी जो है, बी का रिडक्शन हो रहा है, तो बी खुद क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इस बात को और क्लियरली अगर आपको समझना है तो मॉडर्न डेफिनेशन आप यूज कर लीजिए, तुरंत आप समझ जाएंगे। समझना क्या है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कब होते हैं? जब किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकल जाए, तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी ए से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं, और वो सी दे रहा है, तो ए का ऑक्सीडेशन हो गया। अब ए के इलेक्ट्रॉन निकल के जा किस में रहे? ए के इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे बी में। ए के इलेक्ट्रॉन, ए में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ए का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ए के इलेक्ट्रॉन निकल के गए किस में? बी में। तो बी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? जुड़ गए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, अगर हमने ये कहा कि जिससे, जिस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसका उल्टा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए जाकर के, उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन यानी कि अपचयन। ये कॉन्सेप्ट आप याद करिए। अब यहां पर होता क्या है कि ए में ऑक्सीजन जाकर जुड़ती है, तभी तो ए का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ए में ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगी तो वो क्या करेगी? ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? ए से इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ए से इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, तो इस वजह से ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। बी में कौन जुड़ रहा है जाकर के? बी में रिडक्शन कब होता है? जब हाइड्रोजन जुड़ता है। और हाइड्रोजन का काम क्या होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है? H+ बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? बी में इलेक्ट्रॉन देगा, तो बी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। अब ए में इलेक्ट्रॉन निकल किसकी वजह से रहे हैं? बी की वजह से निकल रहे हैं। तो ए का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है, किसकी वजह से हुआ? बी की वजह से हुआ। इसलिए बी किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के रूप में। वहीं पर बी का जो रिडक्शन है, बी का जो अपचयन है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ए की वजह से। बी में जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ए की वजह से हो रहे हैं। इसलिए ए किसकी तरह बिहेव करेगा? ए व्यवहार प्रदर्शित करेगा अपचायक के रूप में, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो ये होते हैं हमारे ऑक्सीकारक एवं अपचायक। तो यहीं से अब हम आते हैं अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर कि पीरियोडिक टेबल में वो सारे एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें, जो क्या करें? इलेक्ट्रॉन देने का काम करें, वो क्या होते हैं? अपचायक होते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और आपको पता है कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। और जितनी भी अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। तो जो आपके मेटल होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, यानी कि जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, वैसे वैसे अपचयन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अपचायक के जो गुण हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि आपका अधात्विक गुण बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑक्सीकरण
के, ऑक्सी कारक के यानी ऑक्सीडाइजिंग के जो करेक्टर हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। चलिए समझ लेते हैं एक बार फिर। अपचायक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाते हैं, इसलिए धातुएं अपचायक होती हैं। तो धातुएं मेटल क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। चूंकि धात्विक लक्षण, अब जो मेटेलिक करेक्टर है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इसलिए जो मेटल्स का जो अपचायक गुण है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, वो भी ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे आने पर जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। ऑक्सीकारक यानी कि यहां पर हम आएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। पहला जो था वो था अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट था। अब आते हैं ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक क्या करते हैं, अभी हमने बताया जो ऑक्सीकारक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकारक कौन होंगे, ऑक्सीकारक वो होंगे जिनकी वजह से किसी का ऑक्सीडेशन, किसी का ऑक्सीकरण होगा। ये खुद अपना ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। और कैसे करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन ले करके। इसीलिए ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम किसका होता है, अधातुओं का यानी कि नॉन मेटल्स का। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं, एनायन बनाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लास्ट में अपचायक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दिया था, वो वहां पर मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर लेंगे। अपचायक का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके ऑक्सीकारक होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में ये काम कौन करता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं यानी कि अधातुएं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएंगी एनायन। बना लिया इन्होंने। इसलिए अधातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीकारक होती हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने की ओर आधात्विक लक्षण घटता है। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जो आपका जो आधात्विक करेक्टर है यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर है, वो क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर धात्विक करेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा। इसलिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर घटेगा और रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा। किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नीचे वाला क्या होगा, अपने से ऊपर वाले के कंपैरिजन में प्रबल अपचायक होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे यहाँ पर क्षार धातुएं प्रबल अपचायक हैं और हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक। सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर पाया जाता है किसमें, जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, जो क्षार धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इस वजह से ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जो हेलोजन्स हैं हमारे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर एल्कली मेटल्स की अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है। तो जो सबसे नीचे पाया जाएगा एलिमेंट, वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे सीजियम, याद कर लीजिए, लीना करे रब से फरियाद। तो लीना लिथियम हटा करके सोडियम करे रब से फरियाद। तो सीजियम जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद रुबीडियम, रुबीडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। इसी का उल्टा हेलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम, भाई टॉप टू बॉटम आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग जो करेक्टर है वो घटता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे नीचे ब्रोमीन, फिर उससे नीचे आयोडीन। आवर्त में यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर सेम होगा, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर घटेगा, यानी कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो घटेगा और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ेगा। यानी जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो अपचायक का जो गुण होता है वो घटता जाता है और ऑक्सीकारक का गुण बढ़ता जाता है, दोनों में उल्टा चलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्साइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। आपके जो एलिमेंट्स हैं वो जो ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, जब कोई कंपाउंड बनाया जाता है तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। तो जो ऑक्साइड होता है, नेचर जो होता है ऑक्साइडों का, वो दो तरह का होता है। जो तत्वों के जो ऑक्साइड हैं, एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड हैं, वो या तो नेचर में बेसिक होंगे या एसिडिक होंगे। और जो आपकी मेटेलॉइड्स होते थे, जो उपधातुएं होती थी, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक माने उभयधर्मी, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो अब किस एलिमेंट के करेक्टर जो होंगे वो एसिडिक होंगे, यानी कि ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और किसका बेसिक होगा? तो देखिए, धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, जब आप इनको क्या करेंगे, इनको जब आप वाटर में ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये बनाएंगे बेस। जैसे सोडियम का जो ऑक्साइड होता है Na2O, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब वाटर से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस वजह से जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड नेचर में बेसिक यानी कि क्षारीय होते हैं। अब फिर वही चीज, जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, जैसे जैसे धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। कब घटता है, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वैसे ही वैसे आपका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होता जाएगा, उसकी क्षारीयता, उसकी बेसिसिटी कम होती जाएगी, और जो अम्लीयता है, जो एसिडिक कैरेक्टर है, वो बढ़ता जाएगा। और वहीं पर जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि जो धात्विक गुण है वो बढ़ेगा। कब बढ़ता है, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका धात्विक गुण बढ़ेगा, वैसे वैसे क्षारीयता यानी कि बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो लिखा है देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इसलिए ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, हेंस the basicity of oxides also increases। उसी का उल्टा, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर पे है डिपेंड, जो आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर पढ़े थे वो भी, और जो आपके ऑक्साइड्स का नेचर है वो भी, सब मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो प्लीज मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का जो पैटर्न है वो आप याद कर लीजिए कि कब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, कब घटता है। अब जो मेटल के जो ऑक्साइड हैं, जो धातुओं के ऑक्साइड है, वो तो क्षारीय होते हैं। इसी का उल्टा, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, वो नेचर में क्या होंगे, उनका जब हाइड्रोलिसिस कराता है तो वो अम्लीय विलयन यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, आप N2O ले लीजिए, आप NO2 ले लीजिए, ये जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो बनाता है HNO3, जो कि क्या है, एक एसिड है। आप क्लोरीन के ऑक्साइड ले लीजिए, तो उनका भी जो आपका वाटर सॉल्यूशन होगा, जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब जल अपघटन कराएंगे, तो वो भी क्या बनाएगा, HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है। तो जितने भी अधातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड जो हैं जल से क्रिया करके अम्लीय विलयन देते हैं। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। अब वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, अधात्विक गुण घटेगा, तो उसके साथ जो आपकी अम्लीयता है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एसिडिटी जो है वो कम होती जाएगी। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, तो इसलिए अम्लीयता बढ़ती जाएगी। यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एसिडिटी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड।